नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव पिछले 17 वर्षों से अध्ययन में जुड़ी हुई हूँ और पिछले 6 वर्षों से मैं अनन्या अकेडमी के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरा विषय है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान में एक पेपर होता है बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान में हम विभिन्न प्रकार के बालकों और उनके विभिन्न प्रकार के वृद्धि और विकास को जानते हैं, विभिन्न प्रकार के विकास के सिद्धांतों को जानते हैं और उन सिद्धांतों को जानने के लिए, ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी अध्ययन विधियां हम चयन करते हैं, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं कि बाल अध्ययन की विधियों के लिए सबसे पहले किन सिद्धांतों को हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो जीवन है वो विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। उन अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के वृद्धि और विकास को हम प्राप्त करते हैं। उन विभिन्न प्रकार के वृद्धि और विकास को प्राप्त करने के लिए हमने उन्हें प्राप्त किया है या नहीं, ये जानने के लिए हमें उनके सिद्धांतों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। वो सिद्धांत और नियम इस प्रकार हैं। विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। विकास परिपक्वता और अधिगम के फलस्वरूप होता है। विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का एक निश्चित क्रम होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास विभिन्न भागों में विभिन्न गति के माध्यम से होता है। विकास को एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। विकास के जो प्रतिमान होते हैं उनमें स्थिरता पाई जाती है। विकास के जो स्थिर प्रतिमान हैं उनमें व्यक्तिगत भिन्नता भी देखने को मिलती है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी एक विशिष्ट विशेषता होती है। विकास के क्रम में संतुलन और असंतुलन की स्थितियां देखने को मिलती हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सहसंबंध होता है। ये कुछ बातें जो हैं सिद्धांतों के रूप में हम देखते और समझते हैं। आइए इस पर फिर से विस्तार पूर्वक एक चर्चा की जाए। विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। जैसे कि हमने जानते हैं कि हमारा जो जीवन है वो विभिन्न अवस्थाओं में बटा हुआ है। शैशवावस्था, बचपन अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि विकास विभिन्न अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है और हर अवस्था का एक निश्चित और एक अलग विकास होता है। विकास में परिपक्वता और अधिगम, हर अवस्था में एक विशिष्ट प्रकार की परिपक्वता और एक विशिष्ट अधिगम जो है वो देखने को मिलता है। विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। हम कह सकते हैं कि विकास किस प्रकार का हो रहा है और भविष्य में उस बालक का विकास किस प्रकार से होगा। विकास का एक निश्चित क्रम है। विकास सिर से पांव की ओर होगा या विकास निकट से दूर की ओर होगा। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। हमारी कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेंगी जो कि विकास को प्रदर्शित करती हैं और उसी क्रम में हम कुछ विशिष्ट विशेषताओं को भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि लिखना और पेंसिल को पकड़ना। तो पेंसिल को पकड़ना एक सामान्य प्रक्रिया है और लिखना एक विशिष्ट प्रक्रिया है। तो विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर है। विकास विभिन्न भागों में विभिन्न गति से देखने को मिलता है, यानी कि विकास हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में होगा परंतु उसकी गति धीमी अथवा तेज होगी। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये लगातार चलती रहती है। विकास को हम ये नहीं कह सकते कि अभी विकास रुक गया है या अभी विकास चल रहा है। विकास लगातार चलेगा, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप जग रहे हो, विकास आपको कॉन्टिन्यूएशन में चलता रहता है। विकास प्रतिमानों में स्थिरता पाई जाती है। विकास एक बार अगर हो गया तो उस विकास में पुनः कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। विकास के जो प्रतिमान है उसमें व्यक्तिगत भिन्नता भी पाई जाती है। प्रत्येक बालक में अलग अलग प्रकार के विकास क्रम को अलग अलग प्रतिमानों के रूप में भी देखा जा सकता है और व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर इसको हम समझ सकते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी एक निश्चित विशेषता होती है। हर विकास का जो स्तर है, यानी कि विकास किस अवस्था में किस स्तर को प्राप्त कर रहा है, उसे हम विशेषता के आधार पर समझ सकते हैं। विकास के क्रम में संतुलन और असंतुलन की स्थिति देखने को मिलती है। विकास जो है वो हमारे
संतुलन और संतुलन को भी प्रदर्शित करता है। कई बार हमारा विकास हो जाता है परंतु विकास की स्थितियों को हम नहीं समझ पाते, कई बार विकास नहीं हो पाता है और हम उन स्थितियों के साथ समायोजन स्थापित कर लेते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सह संबंध होता है, अर्थात यदि हम एक अवस्था में विकास को प्राप्त कर रहे हैं तो दूसरी अवस्था में होने वाले विकास की कुछ स्थितियां पूर्व में और कुछ स्थितियां अगले अवस्था में देखने को मिलेंगी। जैसे कि जो विकास हमने बाल्य अवस्था में प्राप्त करना है वो हो सकता है हम वयसंधि अवस्था में प्राप्त करें, और जो वयसंधि अवस्था में विकसित रूप में दिखाई पड़ेगा वो हो सकता है हम किशोर अवस्था में प्राप्त करें। तो विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आपस में सहसंबंध है, कुछ लक्षण पहले दिखाई पड़ेंगे, कुछ लक्षण बाद में दिखाई पड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के विकास के सिद्धांतों को अलग अलग बाल अध्ययन विधियों के आधार पर समझते हैं। बाल अध्ययन की जो विधियां होती हैं वो विशेष रूप से बालकों को जानने और समझने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। चूँकि हम बाल मनोविज्ञान में बालकों के शारीरिक, मानसिक, भौतिक, सामाजिक, उनके हर क्षेत्र के विकास को जानने का प्रयास करते हैं, तो जो अध्ययन की विधियां हैं अब हम उन पर प्रकाश डालेंगे। बाल अध्ययन की विधियां, अध्ययन की विधियां तो सामान्य भी हो सकती है परंतु यहाँ पर बात हो रही है बाल अध्ययन की विधियां। बालकों को पूरी तरह से समझने के लिए हमें बाल अध्ययन की कुछ विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। ये बाल अध्ययन की विधियां हमें बताती है कि बालकों का जो विकास है और जो वृद्धि है वो ठीक प्रकार से हो रही है अथवा नहीं हो रही है, क्योंकि विकास के जो क्षेत्र हैं वो सिर्फ मनोविज्ञान के नज़रिए से ही हम नहीं देखते हैं। विकास के क्षेत्रों को हम हर स्वरूप में देखना चाहते हैं। हम शारीरिक विकास भी देखना चाहते हैं, हम क्रियात्मक विकास भी देखना चाहते हैं, हम संवेगात्मक विकास भी देखना चाहते हैं, हम सामाजिक विकास भी देखना चाहते हैं। हम सामाजिक विकास के साथ साथ वाणी और भाषा का विकास भी देखना चाहते हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो बालक है वो किस प्रकार से वृद्धि को प्राप्त कर रहा है, किस प्रकार से उसका वंशानुक्रम, किस प्रकार से उसका अधिगम, किस प्रकार से उसका पोषण, उसकी संस्कृति, उसका समायोजन अपने आप को विकास के क्रम में प्रदर्शित कर रहा है। परंतु उसको जानने के लिए हमें बाल अध्ययन की विधियों का पूर्ण ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। ये विधियां निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, क्रमबद्ध चरित्र लेखन। क्रमबद्ध जैसे कि नाम से ही लग रहा है और चरित्र लेखन की बात हो रही है, तो एक क्रम में हम चरित्र को इसमें जानने का प्रयास करते हैं। क्रमबद्ध चरित्र लेखन जो है उसमें हम बालकों के चरित्र को जानने का प्रयास करते हैं। ये चरित्र लेखन जो है वो एक प्रकार से बायोग्राफिकल सिस्टम को प्रदर्शित करती है। किसी का भी बायोग्राफी, किसी भी बालक की बायोग्राफी को हम मेथड के साथ में, एक सिस्टम के साथ में प्रदर्शित करते हैं। ये आत्मकथा से अलग है। आत्मकथा जो है वो व्यक्ति स्वयं लिखता है, जिसमें कि वो अपनी नेगेटिव चीज़ों को छुपाता है और अपनी पॉजिटिव चीज़ों को पब्लिक के सामने प्रदर्शित करता है या समाज में प्रदर्शित करता है। परंतु जो चरित्र लेखन की विधि है इसे हम क्रम से बताते हैं और इसमें हम किसी भी नेगेटिव चीज़ को छुपाते नहीं हैं, क्योंकि ये उस व्यक्ति विशेष या उस बालक विशेष के द्वारा स्वयं नहीं लिखा जाता है। ये दूसरा व्यक्ति उस विशिष्ट बालक को, जिसको कि उसे अध्ययन करना है, उसको अध्ययन करके उसके आधार पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है। तो क्रमबद्ध चरित्र लेखन में हम व्यक्ति का यहाँ पर हम प्रयोग व्यक्ति वर्ड का कर रहे हैं, परंतु यहाँ बालक के संदर्भ में व्यक्ति को हम प्रयोग कर रहे हैं। तो व्यक्ति की सकारात्मक और नकारात्मक जो भी बातें हैं, जो भी उसकी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उसकी जो अच्छी आदतें हैं वो किस वजह से हैं, बुरी आदतें हैं वो किस वजह से हैं, वो किस विकास को प्राप्त कर रहा है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, वो नहीं प्राप्त कर पा रहा है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। या कभी कभी मनोसामाजिक अध्ययन के लिए, कभी कभी हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में इसका अधिक प्रयोग करते हैं, या किसी मानसिक विकार के लक्षण
प्रदर्शित ना होने की स्थिति में, मानसिक स्थिति का प्रदर्शन प्रॉपर ना होने की स्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं। और उसके आधार पर हम जानना चाहते हैं कि जो बालक है वो जो भी क्रियाएं कर रहा है, वो जो भी व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, उसके पीछे उसका क्या कारण है। हो सकता है उसके पीछे कोई सकारात्मक बात छुपी हो सकता है उसके पीछे कोई नकारात्मक बात छुपी हो, परंतु उसको जानने के लिए हमें क्रमबद्ध चरित्र लेखन का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। क्रमबद्ध चरित्र लेखन को हम व्यक्तिक इतिहास विधि के रूप में भी समझ सकते हैं। व्यक्तिक इतिहास विधि का अर्थ होता है किसी व्यक्ति का इतिहास क्या था और उसके आधार पर हम भविष्यवाणी करते हैं कि भविष्य में वो कैसी व्यवस्थाएं, कैसा व्यवहार, कैसे सामंजस्य को स्थापित करेगा, कैसे समायोजन वो स्थापित करेगा। दूसरा आपका है अवलोकन। अवलोकन को हम ऑब्जर्वेशन मेथड के नाम से जानते हैं। अवलोकन को हम निरीक्षण भी कह सकते हैं। निरीक्षण विधि, अवलोकन या निरीक्षण विधि जो है, इसके आधार पर हम बालक को निरीक्षण करते हैं, बालक का, और हम ये ज्ञात करते हैं कि बालक जो भी कृत्य कर रहा है उसके पीछे क्या स्थितियां हैं, उसके पीछे क्या कारण है, वो उन कृत्यों को किस अवस्था में कर रहा है, उसके क्या क्या लक्षणों को प्रदर्शित करता है, कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। इस सारी बातों को हम अवलोकन विधि के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तीसरा हमारा आता है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि जो होती है, ये सारी ही विधियां हम अभी शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम इसको विस्तार से बताएंगे। प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली विधि का प्रयोग हम विशेष रूप से उन बालकों के लिए करते हैं जिन बालकों को पढ़ना लिखना आता है, जबकि अवलोकन विधि का प्रयोग अवलोकनकर्ता किसी भी व्यक्ति के लिए कर सकता है। उसमें बालक भी हो सकता है, कोई बड़ा व्यक्ति भी शामिल हो सकता है, परंतु प्रश्नावली विधि का प्रयोग जो है वो विशेष रूप से पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है। और प्रश्नावली की एक विशेषता ये होती है कि प्रश्नावली विधि में उत्तरदाता जो है वो अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं देता है। इसके लिए किसी भी ऑब्जर्वर की या किसी भी साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति की या किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें यदि आपके सामने प्रश्न है तो उत्तरदाता स्वयं अपने उत्तरों को दे सकता है। प्रश्नावली विधि में प्रश्नों की जो व्यवस्था होती है वो कई प्रकार से हो सकती है। उसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जा सकते हैं, उसमें आपको लघु प्रश्न दिए जा सकते हैं, उसमें अति लघु प्रश्न दिए जा सकते हैं, या फिर आपको इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए जा सकते हैं। हाँ नहीं, कभी कभी, यस नो, राइट क्रॉस, ऐसे ऑप्शन देकर भी प्रश्नावली विधि बनाई जाती है। यानी कि इसको हम ऐसे समझ लें कि प्रश्नावली विधि जो है इसमें दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक होते हैं जिसमें कि उत्तर बंद होता है, उत्तर बंद, उत्तर बंद, और दूसरा होता है उत्तर खुला, उत्तर खुला। अब जो उत्तर बंद है इसका मतलब है कि अब इसके बाद आप उत्तर देने के लिए एंटाइटल नहीं है, इससे ज़्यादा आपको उत्तर नहीं देना है। यानी कि आप बाध्य हैं, आप बंधे हुए एक सीमा में कि आपको सिर्फ इतना ही उत्तर देना है, हाँ नहीं। या आपसे पूछा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, मंत्री या इंदिरा गांधी के पिता, तो आप लिमिट में आंसर देंगे। या मंत्री थे, हाँ नहीं, पिता थे, हाँ नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो गया उत्तर बंद, क्लोज एंडेड। जब आपका एंड क्लोज हो जाता है जिसमें कि आप बाध्य हो जाते हैं उस लिमिटेशन में आंसर देने के लिए, उसे हम बोलते हैं उत्तर बंद। और दूसरा होता है उत्तर खुला, जिसमें कि आप इजीली अपने आंसर को दे सकते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, अब आप जो चाहे वो इसमें लिख सकते हैं, तो ये कहलाता है उत्तर खुला। तो प्रश्नावली में दो तरीके के प्रश्न होते हैं, एक ओपन एंडेड और एक क्लोज एंडेड। जो क्लोज एंडेड प्रश्न होते हैं उनके उत्तर का जो मूल्यांकन होता है वो करना आसान होता है, और जो ओपन एंडेड होते हैं उनका उत्तर का मूल्यांकन करना थोड़ा मुश्किल होता है। परंतु जो प्रश्न का उत्तर देने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि जो उत्तरदाता होता है, वो सरलता का अनुभव करता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन में।
कभी कभी ऐसा होता है कि वो ओपन एंडेड क्वेश्चन देना चाहे आंसर, लेकिन ज़्यादातर वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन का आंसर देना पसंद करता है। उसको आंसर देना भी आसान होता है और लिमिटेशन की वजह से उसको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता भी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल को हम निर्धारण मापनी के नाम से जानते हैं। निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल, इसका प्रयोग विशेष रूप से बाल अध्ययन के क्षेत्र में रिजल्ट का निर्माण करने के लिए किया जाता है। किसी कक्षा विशेष में किसी विशेष बालक की स्थिति को जानने के लिए या फिर कक्षा में बालकों की स्थितियों को जानने के लिए उनकी संख्या के आधार पर गुणात्मक मूल्यांकन करने के लिए निर्धारण मापनी का प्रयोग किया जाता है। इसमें इस प्रकार से कैटेगरीज बना दी जाती हैं: बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य, सामान्य से कम, या ग्रेडिंग कर दी जाती है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, या उसे परसेंटेज दे दिया जाता है कि इसमें 100% मिलेगा, इसमें 50 मिलेगा, इसमें 25 मिलेगा, इसमें 15 मिलेगा। और उसी आधार पर, ग्रेडिंग के आधार पर हम बालकों को अध्ययन करते हैं कि बालकों का व्यवहार कैसा है, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, उनका शारीरिक विकास कैसा है। कोई भी चीज़ हम इसमें आंक सकते हैं और उसका ग्रेडिंग के आधार पर हम मूल्यांकन कर सकते हैं। जो मूल्यांकन की स्थितियां होती हैं, कभी कभी क्या होता है, निर्धारण मापनी में पक्षपातपूर्ण रिजल्ट जो है वो प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि मूल्यांकन करते समय हम कई बार पक्षपातपूर्ण व्यवस्थाएं कर देते हैं, या हमें अगर हाँ नहीं में उत्तर देना होता है तो भी हम कई बार पक्षपातपूर्ण निर्णय ले लेते हैं। लेकिन रिजल्ट तैयार करने के लिए, रिजल्ट से मतलब है कि कक्षा के परिणाम को प्राप्त करने के लिए, कक्षा में अंकों को बांटकर अंकों के आधार पर जो मूल्यांकन किया जाता है, उसके लिए निर्धारण मापनी जो है वो सर्वोत्तम उपाय माना गया है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंट मेथड, प्रयोगात्मक विधि। जो प्रयोगात्मक विधि है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, इसका प्रयोग विशेष रूप से हम विज्ञान विषय के लिए करते हैं। विशेष प्रयोगों का उसमें हम प्रयोग करते हैं, विशेष प्रकार के प्रयोगों को उसमें शामिल करते हैं। और कई बार हम बालकों को ऑब्जर्व करने के लिए, बालकों के शारीरिक, क्रियात्मक, भौतिक, मानसिक विकास को जानने के लिए हम उसे अपने प्रयोज्य के रूप में प्रयोग करते हैं और प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करके परिणामों को प्राप्त करते हैं। इस विधि में कुछ निश्चित नियम, निश्चित समय, निश्चित बाउंड्री निर्धारित की जाती है, जिसके आधार पर हम बालक का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोगात्मक विधि के पश्चात हमारे सामने आता है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि जो है, इसका प्रयोग भी हम बाल अध्ययन के क्षेत्र में करते हैं। इस विधि में हम दो प्रकार की स्थितियां देखते हैं। पहला कि साक्षात्कार लेने वाला और साक्षात्कार देने वाला, वो संख्या में कितने हैं। साक्षात्कार लेने वाला इसमें संख्या में एक हो सकता है, साक्षात्कार देने वाले ज़्यादा हो सकते हैं। और दूसरी स्थिति में साक्षात्कार लेने वाले कई हो सकते हैं और साक्षात्कार देने वाला एक व्यक्ति हो सकता है। साक्षात्कार की जो विधि होती है, इसमें स्पेशली फेस टू फेस इंटरव्यू की व्यवस्था देखने को मिलती है। इसमें हम उत्तरदाता के रूप में प्रश्नकर्ता के सामने उपस्थित होते हैं। वर्तमान समय में विशेष प्रकार की साक्षात्कार विधियों का प्रयोग हो रहा है, जैसे टेलीफोनिक इंटरव्यू हो रहे हैं, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। अब फेस टू फेस इंटरव्यू की जो स्थितियां हैं, उसमें आपको फिज़िकली प्रेजेंट होने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है। आप फिज़िकली प्रेजेंट ना होकर भी ऑनलाइन वीडियो के आधार पर, वीडियो कॉल के आधार पर या टेलीफोन के आधार पर भी अपने इंटरव्यू को संपन्न कर सकते हैं। इंटरव्यू की जो मेथड है, इस मेथड में इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला दोनों की संख्या समान से असमान और असमान से समान हो सकती है। इसमें दो विधियां या दो कहना चाहिए क्रियाएं विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। जो साक्षात्कार होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसको हम व्यवस्थित साक्षात्कार के रूप में जानते हैं, एक होता है अव्यवस्थित साक्षात्कार। जो व्यवस्थित साक्षात्कार होता है उसे हम स्टैंडर्ड
इंटरव्यू के रूप में जानते हैं। स्टैंडर्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि आपके प्रश्नों की संख्या निश्चित होती है, प्रश्नों का माध्यम निश्चित होता है, प्रश्नों का क्रम भी निश्चित होता है और प्रश्नों को पूछे जाने का समय भी निश्चित होता है। ख़ास तौर पे ये भी निश्चित होता है कि वो प्रश्न किस विषय पर, किस व्यक्ति विशेष से, किस पद के लिए, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूछे जाने हैं। जो आपका अनसिस्टमैटिक स्टैंडर्ड वाला जो क्वेश्चन आपका होता है इंटरव्यू, उसमें क्या होता है कि कोई भी प्रश्न कभी भी किसी भी उत्तरदाता से पूछा जा सकता है, उसका कोई क्रम नहीं होता है, उसका कोई सिस्टम नहीं होता है, उसकी कोई संख्या नहीं होती है, उसका उद्देश्य की पूर्ति करना उद्देश्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये आपकी क्या होती है, साक्षात्कार विधि। नेक्स्ट आपका होता है समाजमिति विधि। समाजमिति विधि, समाजमिति विधि को हम इंग्लिश में बोलते हैं सोशियोमेट्री मेथड बोलते हैं। समाजमिति विधि जो होती है, इसका प्रयोग विशेष रूप से समाज में बालकों की स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति, विशेष रूप से बालक की यहाँ पे बात हो रही है, तो कोई बालक समाज में किस स्थान को प्राप्त कर रहा है। स्थान से तात्पर्य है कि समाज में उसकी स्थिति क्या है, वो समाज के द्वारा कितना पसंद किया जा रहा है। इसका प्रयोग एक छोटे समूह में किया जाता है जिसमें कि जितने भी लोगों को शामिल किया जाता है उन सभी लोगों का आपस में एक दूसरे को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। और उस छोटे समूह में कौन सा बालक ऐसा है जो सबके द्वारा पसंद किया जाता है, जो सबके द्वारा एक्सेप्टेबल है, स्वीकृत है, उस बालक की या सर्वाधिक चर्चित बालक की जानकारी के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक बार में 15 से 30 बालकों को शामिल किया जा सकता है, यानी कि कक्षा में उसकी क्या स्थिति है उसको जानने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए 30 बालक हैं, उनसे कुछ उनके पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर बालक से कहा जाता है कि वो उन पर्सनल क्वेश्चंस के लिए हर बालक का नाम लिख के किसी एक बालक का चयन करें और उसको ओके करें। यानी कि अगर 10 प्रश्न पूछे गए हैं तो हर प्रश्न के उत्तर में उसे किसी एक बालक का नाम लेना है और जिस बालक का नाम सभी बच्चों के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में लिया जाता है उसे सर्वाधिक अंक की प्राप्ति हो जाती है, उसको यहाँ पर ऐड कर लिया जाता है और उसके आधार पर समाज में उसकी स्थिति को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है आपका समाजमिति विधि के बाद आपका आता है अगली विधि। अगली विधि में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि बालकों को हम किस प्रकार से बड़े लोगों से अलग समझ सकते हैं। इसके लिए 2 प्रकार के जो परीक्षण हैं वो देखने को मिलते हैं, CAT और TAT परीक्षण तथा रॉशास का स्याही धब्बा परीक्षण। CAT टेस्ट जो होता है वो विशेष रूप से बालकों के लिए प्रयोग में लाया जाता है और जो TAT टेस्ट होता है वो विशेष रूप से वयस्कों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। CAT टेस्ट जो होता है इसमें बालकों की मेमोरी को जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि बालकों को कितना देर तक कौन सी चीज़ याद रहती है। इसमें कुछ इमेजेस दिखाई जाती हैं बच्चों को और उन इमेजेस को दिखाने के साथ साथ उनको एक स्टोरी भी सुनाई जाती है। फिर उसमें से एक इमेज मिस कर दी जाती है और पूछा जाता है कि आप इसको स्टोरी को कंप्लीट करिए। अब बच्चे को अगर वो इमेज याद रहती है तो वो उस स्टोरी को कंप्लीट कर लेता है और अगर इमेज याद नहीं रहती है तो वो बालक उस स्टोरी को कंप्लीट नहीं कर पाता है। इस प्रकार से वो मेमोरी के स्तर को जानने के लिए, स्मृति के ज्ञान को के लेवल को जानने के लिए हम CAT टेस्ट का प्रयोग करते हैं। इसी क्रम में हम TAT टेस्ट का प्रयोग वयस्कों के लिए करते हैं कि वयस्कों का जो मेमोरी स्तर है वो हम कैसे आंकेंगे। इसमें हम कुछ M और F, G और B लिखे हुए कार्ड्स का प्रयोग करते हैं। उन कार्ड्स पर कुछ इमेजेस बनी रहती हैं,
कुछ जो जी वाले कार्ड हैं वो गर्ल्स के लिए, बी वाले कार्ड बॉयज़ के लिए, एम वाले कार्ड जो हैं वो मेल्स के लिए और एफ वाले कार्ड फीमेल्स के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। और उसी आधार पर उनको भी एक स्टोरी क्रिएट करके दिखाई जाती है, सुनाई जाती है और समझाई जाती है। फिर उसमें से कुछ पिक्चर्स मिस कर दिए जाते हैं, कुछ कार्ड्स मिस कर दिए जाते हैं, उनका कलर चेंज, ब्लैक एंड वाइट में नॉर्मली पाए जाते हैं, ये कलर चेंज करके उनको सामने प्रेजेंट किया जाता है और फिर पूछा जाता है कि कौन सी इमेज इसमें से मिसिंग है। तो मेमोरी स्तर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम केट टेस्ट का भी प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से रौशा स्याही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। रौशा स्याही धब्बा परीक्षण में क्या होता है, कुछ इमेजेस बना दी जाती हैं और बालकों से पूछा जाता है कि ये क्या है, इसे आप किस रूप में देखते हैं और आप इससे कौन सी और इमेजेस बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ऐसे कुछ भी बना दिया और पूछा जाएगा कि ये क्या है। कोई बालक कहेगा कि ये भूत है, कोई कहेगा आलू है, कोई कहेगा हलवा है, कोई कहेगा लड्डू है, कोई कहेगा कुछ भी नहीं है, कोई अनिश्चित आकार है। तो इसके आधार पर उसका इमेजिनेशन लेवल जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। और इसी तरह से कोई इमेज बना दी गई, अब आपसे कहा जाएगा कि इस इमेज में आप और क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें क्या क्या बना सकते हैं। तो हो सकता है कोई बालक इसमें 2 गोले और बना दे, एक डंडा लगा दे कि हम इसमें रेड लाइट बना देंगे। कोई हो सकता है इसमें ऊपर ऐसे बना दे कि ये पेंसिल है, कोई इसमें हो सकता है रॉकेट का इम्प्रेशन दे दे, कोई इसमें पहिए लगा दे कि गाड़ी है। तो ये आपका इमेजिनेशन लेवल असेस करने के लिए प्लस आपकी मेमोरी लेवल असेस करने के लिए इस तरह के टेस्ट, स्पेशली जो आपके नेवी के टेस्ट होते हैं, मर्चेंट नेवी वगैरह में जो लोग जाते हैं या जो आपके एयरफोर्स वगैरह में जाते हैं, उन लोगों के लिए इस तरह के परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं पर इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी जांच करने के लिए इस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ये टेस्ट बालकों के लिए छोटे स्तर पर और बड़े लोगों के लिए बड़े स्तर पर देखने को मिलते हैं। इन बाल अध्ययन की विधियों का प्रयोग हम करते समय विशेष प्रकार की अन्य समस्याओं के साथ भी 2-4 होते हैं। ये जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, उसके लिए हम अन्य परीक्षण भी करते हैं, जिसमें कि हमारा एक आता है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण, जो बुद्धि परीक्षण है इसके लिए एक विशेष फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। विशेष फॉर्मूला क्या है? विशेष फॉर्मूला है MA/CA × 100। अब इसमें MA क्या है, CA क्या है, 100 क्या है, ये जानने के लिए इसका फुल फॉर्म जानना अत्यंत आवश्यक है। MA का मतलब होता है मानसिक आयु, मानसिक आयु, और CA का मतलब होता है वास्तविक आयु, जो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है, वास्तविक आयु। इसके आधार पर हम क्या निकालते हैं? IQ। IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वोशंट। इंटेलिजेंट क्वोशंट को ज्ञात करने के लिए हम मानसिक आयु को वास्तविक आयु के साथ में कैलकुलेट करते हैं और उसके आधार पर हम इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे कि किसी बालक के द्वारा कोई सवाल जो कि कक्षा 10 का है हल किया जा रहा है, परंतु उस बालक की आयु 8 वर्ष है, तो उसकी वास्तविक आयु कहलाएगी 8 वर्ष और मानसिक आयु कहलाएगी 10 वर्ष, क्योंकि वो 10 वर्ष की आयु के बराबर सवाल हल कर पा रहा है या कक्षा 10 का सवाल हल कर पा रहा है। तो कक्षा 10 में लगभग 14-15 साल का बच्चा होगा, तो 14 साल का मान लेते हैं इसको, 14 साल की उसकी एज मान ली जाएगी, क्योंकि वो कक्षा 10 का सवाल हल कर ले रहा है, जो कि 14 वर्ष का आयु का बालक सामान्य स्तर पर करता है, परंतु उसकी वास्तविक आयु क्या है? 8 वर्ष। अब हम मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 करेंगे, तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? हमारा IQ, यानी कि हमारा जो इंटेलिजेंट क्वोशंट है वो क्या है, हम किस स्तर के इंटेलिजेंस को प्राप्त कर रहे हैं, हमारा IQ लेवल क्या है। इसी प्रकार से बहुत सारे टेस्ट हम लोग करते हैं, बहुत सारी जांचें हम करते हैं, बहुत सारी विधियों का हम प्रयोग करते हैं और उनके आधार पर हम बालकों का अध्ययन करते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल था, लेकिन जो भी हम अध्ययन की विधियाँ अपनाते हैं उसमें हम 2 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहला हम ध्यान रखते हैं विश्वसनीयता का,
यानी कि विश्वसनीयता को बोलते हैं रिलायबिलिटी। और दूसरी चीज़ है आपकी वैधता। वैधता का मतलब होता है वैलिडिटी। विश्वसनीयता का मतलब है कि हम किसी टेस्ट को कितना रिलायबल मानते हैं। रिलायबिलिटी किसी भी टेस्ट की कैसे चेक होती है, किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी चेक होती है उसके द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर। अर्थात कोई भी टेस्ट हम जब भी अप्लाई करें और उसके उत्तर समान आए, चाहे हम मान लीजिए हमने 50 बच्चों पे कोई परीक्षण अप्लाई किया और उत्तर हमारा 100 आता है, तो जब भी हम किन्हीं भी 50 बच्चों पर वो टेस्ट अप्लाई करें उत्तर हमारा 100 ही आता है, इट मीन्स वो टेस्ट उस परीक्षण के लिए रिलायबल है। ऐसे ही वैधता की बात होती है। वैधता का अर्थ होता है कि जो परीक्षण जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बना है वो परीक्षण उसी उद्देश्य की पूर्ति करता हो। यानी कि अगर आईक्यू के लिए बना है तो आईक्यू की जांच करता हो, स्मृति के लिए बना हो तो स्मृति की जांच करता हो, अगर वो क्रियात्मक विकास को जानने के लिए बना है तो क्रियात्मक विकास की जांच करता हो। तो जो परीक्षण जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बना है वो उसी उद्देश्य की यदि पूर्ति करता है तो वो उस उद्देश्य की पूर्ति के संदर्भ में वैध कहलाता है। ये कहलाता है वैधता। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है बहुत प्रकार की होती है, परंतु हमारे कोर्स में इतना ही जानना है कि ये रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का हम प्रयोग बाल अध्ययन की विधियों के संदर्भ में करते हैं। बाल अध्ययन की हम बहुत सारी अन्य विधियां भी प्रयोग करते हैं, परंतु उन अन्य विधियों का प्रयोग हम आवश्यकता पड़ने पर क्लिनिकल साइकोलॉजी के संदर्भ में कि चिकित्सा के दौरान ही करते हैं। चिकित्सा के दौरान हम इन सभी चीज़ों को पुनः ज्ञात करते हैं। इन सभी जो हमने अभी आपको अध्ययन विधियां बताई हैं उन सभी अध्ययन विधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एक अध्ययन विधि होती है अनुसूची विधि। अनुसूची विधि अब अनुसूची विधि में भी क्या होता है, कुछ प्रश्न लिखे होते हैं और उन प्रश्नों के आधार पर उत्तरदाता से कुछ उत्तर प्राप्त किए जाते हैं और उनका मूल्यांकन करा जाता है, उनका टोटल किया जाता है और फिर ज्ञात किया जाता है कि उस व्यक्ति विशेष का जो शेड्यूल है वो क्या है। अनुसूची विधि में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नावली विधि में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु दोनों में एक विशेष अंतर है। वो अंतर ये है कि प्रश्नावली विधि में उत्तरदाता अपने उत्तर स्वयं देता है, परंतु अनुसूची विधि में उत्तरदाता अपने उत्तरों को स्वयं नहीं भरता है। प्रश्नकर्ता ही उत्तरदाता से उत्तर पूछ के अपने परफॉर्मे को भरता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अनुसूची और प्रश्नावली विधि में विशेष अंतर क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। अनुसूची विधि के बाद हमारी सभी प्रकार की जो अध्ययन विधियां हैं वो यहीं पर समाप्त होती हैं। अब हम आगे विकास के नियमों के आधार पर जितनी भी अध्ययन विधियों को जान पाए हैं उनको जानने के बाद हम सिर्फ ये ज्ञात कर पाते हैं कि जो बालक है उसमें विकास किस क्रम में हो रहा है। विकास का जो क्रम है उसके साथ साथ उसमें कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिल रही हैं। हमने आपको बताया है कि बहुत सारी अवस्थाओं में हमारा जीवन बटा हुआ है। मुख्य काल अगर हम देखते हैं तो शैशवावस्था है, फिर आपका है बचपनावस्था, फिर है आपका बाल्यावस्था, वयसंधि, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। इन सभी अवस्थाओं में चूँकि ये जन्म के बाद की अवस्थाएं हैं, विशेष विकासात्मक कार्य देखने को मिलते हैं। हर अवस्था का एक विशिष्ट विकासात्मक कार्य है जिसके आधार पर हम उस अवस्था के बारे में जानते हैं और साथ ही हर विशेष अवस्था में कुछ
कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यानी कि कुछ विशेषताएं भी देखने को मिलती हैं। विकासात्मक कार्य और विशेषताएं दो अलग अलग चीज़ें हैं मगर एक दूसरे से संबंधित हैं। विशेषताएं जो कि दर्शाती हैं कि ये पर्टिकुलर अवस्था है, और विकासात्मक कार्य ये दर्शाते हैं कि इस अवस्था को हम किन कार्यों के आधार पर जानेंगे। यानी कि जो विशेषताएं हैं वो हमें पहले देखने को मिलती हैं और विकासात्मक कार्य उस अवस्था के आने के बाद देखने को मिलते हैं। तो विशेषताएं किस अवस्था की क्या हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।